कहा जाता है एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक गुनाह को छिपाने के लिए दूसरा गुनाह करना मजबूरी बन जाता है। 30 वर्षीय निशा खूबसूरत जवान महिला थी। 2 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी कोई कह नहीं सकता था कि ये महिला शादीशुदा भी होगी। उसने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ था और अपनी खूबसूरती और अपनी काया का वो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा करती थी। लेकिन जो निशा का पति था मोहन वर्मा, 36 साल उम्र थी और इसके ऊपर निशा के हुस्न का जादू चलता ही नहीं था। ये बिल्कुल सुस्त और ठंडा पड़ चुका था। निशा का भांजा यानी कि जो मोहन वर्मा है, इसका भांजा विकास, ये इनके साथ इनके घर में ही रहा करता था। कुछ स्टडी वगैरह ये किया करता था, कॉलेज में एडमिशन ले रखा था, इसलिए अपने मामा के यहाँ ये रुका हुआ था। जो विकास है ये निशा की खूब तारीफ़ करा करता था। जब भी इसे मौका मिलता था ये चूकता नहीं था निशा की तारीफ़ करने से। और कोई महिला अगर अपने पति के लिए इतना मेंटेन रह रही है, इतना सज रही है, संवर रही है और पति ध्यान ही नहीं दे रहा, और उसके अलावा कोई गैर मर्द, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अपने पति या अपने सगे भाई या अपने पिता के अलावा कोई भी गैर मर्द क्यों ना हो, और अगर वो किसी महिला की तारीफ़ कर रहा है तो उसका इंटेंशन कोई सही नहीं है, उसके मन में ज़रूर कोई ना कोई पाप चल रहा है। महिलाएं इस बात को समझती हैं, जानती है, लेकिन जानबूझ के वो ऐसी चीज़ों का लुत्फ़ उठाती है, मज़ा लेती है। निशा भी इसी तरह से विकास की तारीफ़ों के मज़े लेती थी। जब विकास निशा की तारीफ़ करता था तो इसके मन में लड्डू फूटे थे। आखिरकार इन दोनों ने एक दूसरे के लड्डू खाने का मन बना ही लिया और इन्होंने जो ये काम किया, जो ये गुनाह किया, अब इसको छुपाने के लिए इन्हें दूसरा गुनाह भी करना ज़रूरी था। और इस काम को अंजाम देने के लिए विकास ने ऐसी पुख्ता प्लानिंग की थी कि ये रोज़ शाम को या कह लीजिए रात को 8:30 बजे एक फटाका फोड़ता था कॉलोनी के अंदर। 7-8 दिन से लगातार तय समय पर एक फटाका ये चलाया करता था और पूरी कॉलोनी में किसी को भी पता नहीं था कि आखिर ये फटाका रोज़ रात को चलाता कौन है। और इसी फटाके की आवाज़ की आड़ में 9वें दिन विकास ने एक गोली चलाई और वो गोली सीधे लगती है मोहन वर्मा के सिर में। और इस ब्लाइंड मर्डर का जो खुलासा होता है ये बेहद चौंका देने वाला होता है। तो क्या थी पूरी घटना, क्या था पूरा माजरा, जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं और नई और हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए इसी तरह से लेके आता रहूँ। घटना है राजस्थान के रामगंज मंडी के अकलेरा थाना क्षेत्र के पीएमटी कॉलोनी के अंदर मोहन वर्मा जो कि 36 साल का था, अपनी 58 साल की माँ, पत्नी निशा जो कि 30 साल की थी और 2 बच्चे, एक बेटा जो 8 साल का था और एक बेटी जो 5 साल की थी, इनके साथ राजी खुशी रहा करता था। मोहन वर्मा की जो नौकरी थी इसके सिलसिले में उसको अधिकतर शहर से बाहर के टूर करने पड़ते थे, तो कई बार 2-2 3-3 दिन के लिए अपने घर से गायब रहता था। लेकिन जो ये 2-2 3-3 दिन ये अपने घर से बाहर रहता था, ये महीने में 2 या 4 बार ही इसका ऐसा टूर बनता था, वरना तो ये अपने घर पे ही रहता था। पर मोहन वर्मा जो था, अब इसका जो वैवाहिक जीवन में जो एक पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, वो रात के हसीन पल होते हैं, उनके लिए अब ये सुस्त हो चुका था। अब उनकी इसके नज़र में कोई ख़ास कीमत रह नहीं गई थी। 2 बच्चे हो चुके हैं, अब बच्चों की परवरिश करनी है, इनका भविष्य सुधारना है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनकी ये जिज्ञासाएं हमेशा जवान रहती है, चाहे 2 बच्चे हो जाएं या फिर 4 बच्चे हो जाएं। लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद महिलाओं की इस तरह की इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग जाती है। खैर यहाँ पर जो निशा थी इसकी इच्छाएं भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी और ये मोहन से बार बार इस तरह की अपील किया करती थी। लेकिन मोहन कभी कामकाज में इतना थका हुआ होता था कि रात को आते ही खाना खा के सो जाया करता था। कई बार निशा को वो झिटक दिया करता था, कभी दूसरे कमरे में या छत पे जाके सो जाया करता था। निशा को मोहन की इस तरह की बेरुखी निशा को अंदर तक झकझोर देती थी। निशा कुलबुला के और चिड़चिड़ा के रह जाती थी। लेकिन यहाँ पर साल 2018 में मोहन का जो भांजा है विकास, वो मोहन के घर आता है अपनी माँ के साथ। और यहाँ पर जब विकास मोहन के घर आता है तो मोहन की बहन यानी विकास की माँ मोहन से कहती कि इसका एडमिशन हमने तुम्हारे ही शहर में करवा दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे घर में ही रहे, यहाँ से ही कॉलेज चला जाया करेगा, तुम्हारी देख रेख में रहेगा तो बच्चा बहकेगा नहीं, गलत राह पे ये नहीं चलेगा। नहीं तो आजकल के जवान बच्चों का क्या ही भरोसा, थोड़ी सी बाहर की हवा लगनी चाहिए और इनको बहकते या बिगड़ते टाइम नहीं लगता। मोहन भी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, विकास को तुम मेरे यहाँ ही छोड़ दो, निशा इसका ख्याल रख लिया करेगी और इसको यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी।
मोहन की बहन विकास को वहाँ छोड़ के 2-3 दिन में वापस अपने ससुराल चली जाती है। यहाँ जो निशा थी पहले तो विकास को घर के अंदर देख के कुड़कुड़ाती है, परेशान होती है। वो कहती पहले ही हम दोनों के संबंध ढंग से नहीं चल रहे हैं। मोहन जो है ये हमेशा उससे कटा कटा दूर दूर रहता है। यदा कदा कभी भी ऐसा मौका लगता है संबंध बनाने का, तो अब क्योंकि बच्चे उस कमरे में ही सोते हैं इन दोनों के साथ, तो ये पास वाला जो कमरा खाली था उसमें जाके अपनी रासलीला कर लिया करते थे। लेकिन अब उस कमरे के अंदर जब विकास आके रहने लग जाएगा, तो ये जो इक्का दुक्का महीने में 2-4 बार जो मौका मिलता है एक दूसरे के नज़दीक आने का, अब ये मौका भी हाथ से जाता रहा। निशा को तो ये फिक्र थी कि पहले हमारे जीवन में इस तरह की कमी चल रही है मुलाकातों की, विकास के आने पे तो अब ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और जो ये मोहन है इसकी तो लॉटरी लग जाएगी, इसको मेरे से छुटकारा मिल जाएगा, अभी तो तान खूटी रात भर सोया करेगा। अब निशा कुछ दिन तो कुड़कुड़ाती, विकास से भी ढंग से बात नहीं करती। अब विकास जो है वो कॉलेज जाता, कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाता, दिन भर स्टडी करता, पढ़ाई करता, बहुत डेडिकेटेड था, पढ़ने में बिल्कुल 1 नंबर। अब यहाँ पर जो निशा थी, अब उसको मजबूरन विकास जब घर में आ ही गया, रहने लगी गया, तो उसका खाना, नाश्ता, चाय, पानी, हर चीज़ का ध्यान उसको रखना होता था। अब ऐसे जो निशा जब दिन भर अकेली रहती थी, बूढ़ी जो सास है वो भी दवाई गोली खा के सो जाया करती थी या राम भजन में लीन रहती थी। निशा अपना टाइम पास करने के लिए विकास के कमरे में चली जाया करती थी, उससे बातें किया करती थी। अब कुछ तो सामने कोई तो दिखे। और यहाँ जो विकास है वो जब निशा को देखता तो उसकी तरफ वो कुछ अजीब नज़रों से ही देखता था। निशा इस बात को समझती थी। अब निशा को उसकी जो ये नज़रें थी कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी। निशा जब भी उसका मन करता विकास के पास जाती, तो विकास उसकी बुरी बुरी तारीफ़ किया करता था कि अरे मामी जी, आप तो अप्सरा से कम नहीं हो, कोई कह नहीं सकता आप शादीशुदा हो, 2 बच्चों की माँ हो, आप तो अभी भी जवान लगती हो। अभी भी अगर आप थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन के मार्केट में निकल जाओ तो न जाने कितने मनचले लड़के आपके पीछे पड़ जाए, आपके तो हुस्न की तारीफ़ क्या की जाए। जब इस तरह की बातें निशा विकास के मुंह से सुनती है तो वो गदगद हो जाती, बिल्कुल उसको तो भाव विभोर हो जाती थी। उसका मन करता था विकास का माथा चूम लूँ, बस इसको अभी अपनी बाहों में भर लूँ। लेकिन क्या करें, मामी और भांजे का ये रिश्ता, इस तरीके से जल्दबाजी में वो कोई फैसला तो ले नहीं सकती थी, कोई एक्शन कर नहीं सकती थी। विकास भी इसी मौके की तलाश में था कि कब निशा से उसका इस तरह का मेल मुलाकात हो, कब इस तरह से उसका प्रोग्राम सेट हो जाए। लेकिन दोनों ही झिझकते थे अपने रिश्ते को लेके, मामी भांजे के रिश्ते को लेके। अब कब तक ही झिझकेंगे, जब दोनों तरफ आग लगी हो और बुझाने वाला कोई भी नहीं हो, तो वो तो पूरे घर को जला के राख करके ही मानेगी। इसी तरह से जो अब इनकी जो बातों में एक दूसरे की तारीफ़ें और मजाक होती थी, अब धीरे धीरे जो विकास है वो निशा को टच भी कर लिया करता था, निशा को उसका स्पर्श अच्छा लगता था। लेकिन अब इनकी जो ये चीज़ें थी इन दोनों को ज़्यादा ही भड़का रही थी। आखिरकार एक दिन जब विकास अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा होता है, कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन जो निशा के दोनों बच्चे थे ये स्कूल जा चुके थे। जो बूढ़ी सास थी वो दवाई खा के आराम कर रही थी, और यहाँ पर निशा विकास के पास जब एकांत में इस तरह से बैठती है तो ये दोनों अपने जज्बातों को रोक नहीं पाते और इन दोनों के बीच में ऐसे संबंध बन जाते हैं जो नहीं बनने चाहिए थे। दोनों बड़े खुश थे। निशा की तो मानो मन मांगी मुराद पूरी हो चुकी थी, और विकास का तो फर्स्ट टाइम था, और इतनी खूबसूरत महिला तो विकास को भी बड़ा मज़ा आया। अब इनका आए दिन का ये काम हो गया, एक ही छत के नीचे एक ही घर में जब रहना, और घर में जब इतना इनको फ्री टाइम मिलता था तो कभी दिन में और कभी जब मोहन वर्मा सो जाता था तो उसकी बाद जो निशा है वो उठ के आ जाती थी विकास के कमरे में, और वहाँ पर ये दोनों अपना काम करते थे। अब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिन तो छुपती नहीं है। एक रात को जब विकास और जो निशा इस तरह से अपना काम कर रहे थे तो मोहन की नींद खुलती है। मोहन उठता है और मोहन को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि जहाँ तो निशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, रोज़ उसको परेशान किया करती थी, और जब से विकास आया है उसके बाद से तो निशा ने उससे इस तरह की अपील करना ही बंद कर दिया है। मोहन को थोड़ा सा अजीब तो लगता था, लेकिन वो अब इस तरह का थोड़ी सोच सकता है कि मामी और भांजी के बीच में कुछ चल रहा हो। लेकिन जब रात में निशा उसको बेड पे नहीं मिली तो कमरे में इधर उधर ढूंढता है, घर के अंदर ढूंढता है, और विकास के कमरे से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी पलंग के चू चपड़ करने की। अब अनुभवी आदमी तो था ही मोहन, इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था कि आवाज़ कब आती है। वो कमरे के कान लगाकर दरवाजे पे सुनता है तो अंदर से इन दोनों की सिसकारियाँ भरी जो आवाज़ें मोहन के कान में पड़ती है तो उसके पैरों तले तो ज़मीन निकल जाती है। वो कमरे के बाहर ही कुर्सी लगा के बैठ जाता है कि देखता कितनी देर में ही बाहर निकलती है। 10-15-20 मिनट के बाद जो निशा है विकास के कमरे से बाहर आती है, और जैसे ही आती है सामने मोहन को देखते ही निशा के तो प्राण पखेरु उड़ने को हो गए थे, ये पसीना पसीना होगी। वहाँ जो मोहन है निशा के 2-4 लगातार
और अंदर जाके विकास की भी अच्छी रेल बना देता है। अब विकास और निशा ये दोनों एक साथ खड़े हुए, मोहन सामने बिल्कुल गुस्से में तमतमाती हुई लाल आंखें लेकर इन दोनों को देख रहा। अब इनके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहे, अब ये क्या कहे, न तो माफ़ी मांगने के, न अपनी कोई सफाई देने, क्योंकि रंगे या तो ये पकड़ में आ चुके हैं। अब यह जो मोहन है इन दोनों को अच्छे से जूतम पेजार करने के बाद निशा को अपने रूम में ले जाता है। निशा डरी सहमी सो जाती है। अब उधर जो विकास है उसकी भी फट रही थी, अब क्या करे। सुबह होती है, मोहन जो है विकास को कहता है कि अब ये बात तुम्हारे माता पिता को बता दूँ तो कैसा रहेगा। विकास गिड़गिड़ाता है, मोहन के पैरों में पड़ जाता है, रोता है, बुरी तरह से बिछ जाता है उसके आगे कि बस मामा जी आप मेरे को जो सज़ा देनी है दे लो, लेकिन मेरे माता पिता को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो मेरी तो कहीं से कहीं तक इज्जत ही नहीं रहेगी, घर वाले मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मेरा सारा करियर दाव पे लग जाएगा। मोहन वर्मा भी इस बात समझता था कि सही बात है, लड़का है, जवान है, गलती तो निशा की है, उसको तो समझना चाहिए था, मैच्योर है, उसको इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी तो उम्र का दौर ही ऐसा चल रहा है विकास की कि इसको तो कोई भी महिला या कोई भी लड़की आराम से बहका सकती है और ये बहक भी जाएगा। लेकिन जो निशा है उसकी तो उम्र निकल चुकी है इन सब चीज़ों की, उसको तो समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ उसको मुंह मारना चाहिए और कहाँ नहीं मारना चाहिए। खैर विकास के ऊपर तो वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होता, उसको तो माफ़ कर देता है। लेकिन निशा की वो अच्छी रेल बनाता है। अब निशा है जो वो भी गिड़गिड़ाती है और फिर महिला कहाँ तक सहन करेगी, वो उल्टा मोहन के ऊपर चढ़ बैठती है। वो कहती मैं तुमसे कितना अपील करती थी, मैं तुमसे कितनी गिड़गिड़ाती थी। एक महिला की ये ज़रूरत भी होती है और इसको पति पूरा नहीं करेगा तो फिर किससे पूरी करवाएगी। 2 वक्त की रोटी तो मैं भी कमा के खा सकती हूँ, बच्चों की परवरिश तो मैं भी कर सकती हूँ, खुद के लिए कपड़े लत्ते या गहने तो मैं भी कमा के खरीद सकती हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं किसके पास जाऊँ। सिर्फ यही चीज़ तो है जो तुम मुझे दे सकते हो, और अगर तुम यही चीज़ मुझे नहीं दोगे तो मैं तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालूंगी ना, गलती तो तुम्हारी, मेरी कहाँ गलती है। अब जब मोहन के ऊपर जब ये अपने तोप के गोले छोड़ती है, अब मोहन की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है। मोहन भी सोचने में विवश हो जाता है, यार गलती तो उसकी ही है। अगर वो सही सही टाइम पे निशा की ये ज़रूरत भी पूरी करता रहता तो निशा क्यों ही बहकती। मोहन कहता है कि मेरी गलती है, चलो मैं मानता हूँ, पर आइंदा से तुम विकास के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे और जो तुम्हारी ये ज़रूरत है वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। निशा कहती फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं तुम्हारे लिए हमेशा ईमानदार रहूँगी, लेकिन अगर तुम मेरी इस ज़रूरत को पूरी नहीं करोगे तो फिर देख लो विकास नहीं तो मैं किसी और को पकड़ लूँगी। वो साफ धमकी देती है, या फिर तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी और के साथ चली जाती हूँ। अब मोहन को तो ये याद था अगर निशा छोड़गी तो घर बर्बाद ही हो जाएगा। इस उम्र में मोहन को दूसरी पत्नी कहाँ से मिलेगी, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरे समाज में थू और नाक कटेगी जो अलग कि ये जो मोहन है ये नामर्द हो चुका है। अब इस तरीके से जो मोहन है ये सरेंडर करता है, निशा जो कहती है उस चीज़ को मानता है। खैर मोहन अपनी गलती मानता है और वो भरपूर कोशिश करता है निशा को संतुष्ट करने की, लेकिन अब मोहन का जो इंटेंशन मन से तो है ही नहीं, वो सिर्फ एक अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए रस्म को निभा रहा था। तो वैसा लुत्फ तो वो दे ही नहीं सकता था कैसे भी। मज़ा तो तभी आता है जब मन के अंदर भी उत्साह हो, आप दिल से किसी काम को करें। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए करना हो तो फिर तो उसमें तो एक फॉर्मेलिटी ही होके रह जाएगी। तो निशा को वो मज़ा नहीं आ पा रहा था, और जो विकास था उसके लिए तो सब कुछ नई चीज़ थी। उसके लिए तो उसका दिल, उसकी आत्मा, उसका मन, उसका तन, हर चीज़ पूरा का पूरा झोंक देता था वो इस चीज़ के अंदर। अब निशा को जो विकास का टेस्ट लग चुका था तो मोहन में वो बात कहाँ, निशा को फिर भी संतुष्टि नहीं आती। अब ये विकास के साथ दोबारा जब भी मौका मिलता चोरी छुप के बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ये काम करती थी, लेकिन ये बात भी ज़्यादा दिन नहीं छुपी। मोहन को फिर पता लगी, अब मोहन को फिर पता लगी तो फिर निशा पे चढ़ा। अब निशा ने कहा यार ये मोहन ये कभी हम दोनों को साथ में इस तरीके से काम करने नहीं देगा। मोहन को अगर रास्ते से हटा दिया जाए, मोहन के मर जाने के बाद निशा आराम से विकास के साथ अपने जैसा मन करता है वैसा काम कर सकती है। और ये बूढ़ी औरत मोहन की माँ गायत्री ये कितने दिन की मेहमान है, और ये तो वैसे भी नींद की गोलियाँ खा के सो जाती है, या हरि भजन में लगी रहती है, इसको तो कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ पर जो विकास के इसके दिमाग में भी बात सेट हो जाती है कि ये अगर मामा जिंदा रहा तो हो सकता है आज नहीं तो कल गुस्से में ये उसके माता पिता से कुछ कह दे। विकास ने कहा ये बात सही है। अब ये प्लान बनाते हैं कि कैसे काम किया जाए, काफ़ी विचार विमर्श करते हैं, काफ़ी गहन प्लानिंगें करते हैं। हर प्लानिंग के अंदर इन्हें कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्लानिंग के ऊपर ये दोनों एक मत हो जाते हैं। 10 सितंबर 2018 की रात 8:30 बजे जो विकास है कॉलोनी के बाहर जाके एक फटाका फोड़ दिया करता था। अब उसने एक फटाका फोड़ा, पूरी कॉलोनी वाले चौंके कि आवाज़ कैसी आई।
बस एक ही फटाका फूटा था, दूसरी बार आवाज़ नहीं आई, तो कॉलोनी वालों ने सोचा किसी ने फटाका वगैरह चला दिया होगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर 8:30 बजे रात को फिर एक फटाका चलता है, और इस तरीके से लगातार 7-8 दिन 9 दिन रोज़ 8:30 बजे एक फटाका चला करता था। पहले पहले तो कॉलोनी वालों को अजीब सा लगा, लेकिन अब रोज़ 8:30 बजे रात में जब एक फटाका चलता तो कॉलोनी वालों की भी आदत पड़ गई थी सुनने की कि हाँ 8:30 बज रहे हैं, अब एक फटाका चलेगा। वो इंतज़ार करते थे कि 8:30 बजने वाले ना, हाँ आवाज़ आएगी। तो आवाज़ आती थी कि ठीक है, कोई मन चला, कोई बच्चा होगा इस टाइम पे एक फटाका चलाता है, चलाने दो। 19 सितंबर की रात को 8:30 बजे फिर एक फटाका चलने की आवाज़ आती है, लेकिन इस आवाज़ में और जो आज से पहले फटाके चल रहे थे उनकी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क था, और इस फ़र्क को पड़ोसी दया शंकर ने महसूस करा। उसने कहा नहीं यार, ये रोज़ आवाज़ जो आती थी उससे अलग आवाज़ है, ये तो ऐसी आवाज़ है जैसे गोली चली हो। खैर दया शंकर बाहर निकलता है, अपने आंगन में जाके इधर उधर नज़र फैलाता है, लेकिन कहीं से कहीं तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी उसको एक चेक शर्ट में कोई व्यक्ति भागता हुआ नज़र आता है, कोई लड़का सा। लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से वो भी ज़्यादा खास ध्यान देता नहीं है और वापस अपने कमरे में जाके सो जाता है। उस रात को जो निशा थी ये अपने दोनों बच्चों को लेके मायके गई हुई थी। जो विकास था ये अपने घर अपने माता पिता के पास गया हुआ था, और मोहन के घर में मोहन और उसकी बूढ़ी माँ गायत्री देवी, ये दोनों ही थे। 20 सितंबर की सुबह होती है। जब सुबह होती है तो गायत्री देवी के रोने की आवाज़ आती है, चीखती चिल्लाती है। जो आसपास के लोग थे वो उसके घर पहुंचते तो देखते हैं कि जो मोहन है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसके सिर पीछे से फटा हुआ है, पूरा तकिया और पूरा बिस्तर खून से लथपथ है। गायत्री देवी वहीं ज़मीन पे बैठ के जोर जोर से दहाड़े मार रही है, रो रही है। ये चीज़ देखने के बाद जो दया शंकर है पुलिस को कॉल कर देता। पुलिस मौका वारदात पे आती है। जो लाश है इसका पंचनामा भर के मोर्चरी में पहुंचा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और इधर निशा को और निशा के रिश्तेदारों को सबको इत्तला कर दी जाती है कि मोहन वर्मा के साथ इस तरह से हादसा हो गया है, न जाने इसके सिर में क्या चीज़ ऐसी लगी है कि जिससे इसकी मौत हो चुकी है। निशा दौड़ी भागी रोती बिलखती हुई घर पहुंचती है। इधर से विकास के माता पिता और ये सब भी पहुंचते हैं, और जो भी रिश्तेदार थे वो भी वहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पर तो स्यापा खड़ा हो ही चुका था, सारे विलाप कर ही रहे थे। पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने से पहले सोचती है कि चलो पहले अंतिम संस्कार हो जाए, थोड़ा मामला ठंडा हो, घर वाले थोड़े सेटल हो जाएं, उसके बाद पूछताछ करेंगे। 2-4 दिन निकलते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह सब हो चुका था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी कि सिर में गोली लगने की वजह से मोहन वर्मा की मौत हुई है। अब गोली किस एंगल से और किसने मारी और कहाँ से मारी होगी, तो पता चलता है जो मोहन वर्मा जिस कमरे में सोया हुआ था तो उसके पलंग के ही बगल में एक खिड़की थी। खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, और उस खिड़की में से ही निशाना लगा कि किसी ने मोहन के सिर पे गोली मारी है। मोहन की जो पीठ थी वो खिड़की की तरफ थी, और इसलिए पीछे से गोली लगी है। अब इस तरह की जब सारी बात होती है, पुलिस को इतना कुछ पता था, अब इस मामले की तफ्तीश करती है और सारे मोहल्ले वालों से पड़ोसियों से पूछा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी आ चुका था कि जो मोहन की मौत हुई है ये रात के 8 से 9 बजे के बीच में हुई है। तो यहाँ पर जितने भी पड़ोसियों कहते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच में, मतलब 8:30 बजे के लगभग, पिछले 8-9 दिन से 10 दिन से न जाने कौन एक तय समय पर फटाका चलाता है, और कल रात को भी इसी समय पे फटाका चला था। लेकिन दयाशंकर बताता है कि उस वक्त जो फटाका चला था उसकी आवाज़ कुछ अलग थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि वो गोली की आवाज़ हो। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो उसके बाद दयाशंकर से पूछताछ करती है कि आपने और क्या देखा, आपको और कुछ शक या कोई जानकारी। तो दयाशंकर कहता है कि मैंने किसी शख्स को मोहन वर्मा की घर की तरफ से मेन रोड की तरफ भागते हुए देखा था। उसने चेक वाली शर्ट पहनी हुई थी। रात का अंधेरा था और वो इतनी तेज़ी से भागा कि मैं उसका पीछा भी करता तो कुछ मुझे मिलता नहीं, इसलिए मैंने बस उसको अपने आंगन से देखा और मैं वापस अपने घर में आके सो गया आराम से। जब मोहन वर्मा की माता गायत्री देवी से पूछा जाता है कि आपको कुछ एहसास हुआ, कुछ पता चला, तो वो कहती मुझे क्या पता, मैं तो अपनी गोली दवाई खा के सो गई थी। लेकिन सुबह जब मैं उठी और जब मोहन उठ के मेरे पास नहीं आया तो मैं उसके कमरे में गई, जब गई तो देखा तो खून ही खून हो रहा। अब ये सारी बात पता लगने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। फॉरेंसिक टीम सब जगह को तलाश करती है, पूरे घर की छानबीन कर डालती है। निशा जो थी अपने मायके गई हुई थी, इसकी पुष्टि उसके मायके वाले कर देते हैं। जो विकास था ये अपने घर अपने मम्मी पापा के पास गया हुआ था, वहाँ से भी उसकी पुष्टि हो जाती है कि ये उस वक्त था नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर मोहन का दुश्मन कौन जिसने उसकी इस कदर हत्या की है, और कोई गहरी दुश्मनी वाला ही होगा जिसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है।
पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन 10-12 दिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और यहाँ पर जो विकास है निशा के साथ फिर उसके ही घर में आके रहने लग गया था। अब पुलिस को जब बाहर से कोई क्लू नहीं मिल रहा, कहीं से कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, पुलिस एक बार फिर मोहन यादव के घर आती 20 दिन बाद कि एक बार घर पे चल के फिर तफ्तीश की जाए, हो सकता है कोई ऐसा क्लू अब मिल जाए। ये जब निशा के घर पहुंचते हैं तो निशा इनको बिठाती है, फिर उनके सामने दुखी होती है, अपना रोना रोती है। विकास है वो भी बहुत ज़्यादा अपना दुख व्यक्त करता है। निशा चाय पानी का इंतज़ाम करती है, पुलिस वालों को पिलाती है। और वहाँ पे जब पुलिस है वो कहती है विकास से, जो यहाँ पर इंस्पेक्टर है विकास से कहते हैं कि तुम्हारा कमरा, तुम्हारा रूम कौन सा है, मुझे ज़रा दिखाओ। विकास बताया था उसका स्टडी रूम जो भी था, वहाँ पर एक कबर्ड था। कबर्ड के पुलिस खोलती है, खोलने के बाद जो कबर्ड के अंदर उसके सारे कपड़ों को चेक करती है। कपड़ों को चेक करती तो उसके अंदर एक चेक वाली शर्ट पुलिस को नज़र आती है। खैर उस चेक वाली शर्ट को जो पुलिस है 2-4 कपड़ों के साथ अपने पास रख लेती है कि हमें ये तुम्हारे कुछ कपड़े ले जाने हैं, हमारी जांच का पार्ट है। लेकिन जब पुलिस इस तरीके से तलाश कर रही थी तो विकास के ही उस कबर्ड के अंदर एक लेडीज़ बैग रखा हुआ था। जैसे ही उस लेडीज़ बैग के ऊपर पुलिस की नज़र पड़ती है तो पुलिस जो है वो विकास को कहते हैं कि बेटा जाके एक गिलास पानी लेके आना। तो विकास जाता है बाहर की तरफ पानी लेने के लिए, और इतने में ही पुलिस जो है उस लेडीज़ बैग को खोल के उसको चेक करती है तो उसके अंदर कुछ तो डिलक्स निरोध के पैकेट और कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ ये पुलिस को नज़र आती है। पुलिस कहती है कि एक तो लेडीज़ बैग और विकास के कमरे में, और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें, ये विकास के रूम में क्यों, जबकि ये तो स्टडी कर रहा है। और अगर विकास की कोई गर्लफ्रेंड होती या कोई यहाँ पर उससे मिलने आती तो लेडीज़ पर्स के अंदर ये सामान तो बिल्कुल अलग सी बात हो गई है। विकास ऐसी चीज़ों को या तो अपने गद्दे के नीचे दबा के रखता या अपनी किताबों में दबा के रखता, इस तरीके से लेडीज़ बैग इसके कबर्ड में क्यों। खैर जब पुलिस को ऐसी चीज़ें विकास के कमरे से नज़र आई तो पुलिस उस घर का जो डस्टबिन है उसको खंगालती है। जब डस्टबिन को खंगाला जाता है तो उसके अंदर कागज़ में लिपटे हुए डिलक्स निरोध के जो भरे हुए यूज़ किए हुए जो पैकेट थे वो पुलिस को मिलते हैं कि अच्छा, मतलब विकास यहाँ पर ही सारा काम करता है और यहीं कारतूस भर के यहीं फेंक देता है। और उसी डस्टबिन के अंदर वही गर्भ निरोधक गोली के खाली रेपर भी नज़र आए, यानी कि इसी घर के अंदर जो भी है इन गोलियों को भी खा रहा है। अब पुलिस यहाँ पर चाय पानी तो छोड़ देती है, निशा और विकास को अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद जो वो चेक वाली शर्ट है वो दयाशंकर को दिखाई जाती है। वो पहचान जाता है, हाँ साहब बिल्कुल यही शर्ट थी। और यहाँ पर जो लेडीज़ बैग है इसको भी पुलिस अपने साथ ले आती है, और थाने में ले जाने के बाद निशा और विकास को लेडीज़ बैग दिखाया जाता है और उसके अंदर से जो सामान निकला वो इनके सामने टेबल पे बिछा दिया जाता है। अब बताओ तुम दोनों के बीच में चक्कर क्या है। अब यहाँ विकास और निशा दोनों घबरा जाते हैं। इनके कंठ से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी क्योंकि इनका पर्दाफाश हो चुका था। अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि अब तुम प्यार से अपने आप ही सारे राज का खुलासा कर दो तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें तो आता ही है, उंगली टेढ़ी करेंगे तो फिर तुम दोनों को टेढ़ा कर डालेंगे। अब यहाँ पर निशा और विकास दोनों घबरा चुके थे और सारे घटनाक्रम का खुलासा ये कर देते हैं कि मोहन किस तरह से इन दोनों के बीच में रोड़ा बन चुका था। उससे तो कुछ होता जाता नहीं था, और जो विकास कुछ करने लायक था इसको वो कुछ करने नहीं देता था, तो इसलिए इन्होंने ये प्लान बनाया। और जिस दिन ये वारदात को अंजाम देना था तो निशा बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी ताकि निशा और उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई शक ना पैदा हो सके। दूसरी बात जो विकास था उसका भी यही प्लान था कि बस यहाँ पर ये काम ख़त्म करके मोहन के सिर पे गोली मार के और फटाफट जितनी भी जल्दी हो सके ये कोई साधन पकड़ेगा और अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा, ताकि जब पुलिस तफ्तीश करे तो इन दोनों की लोकेशन उस जगह पे मिले ही ना। अब इस तरह की पूरी प्लान करने के बाद ये काफ़ी हद तक पुलिस के चंगुल से बच चुके थे। ये जो कत्ल का जो केस था ये ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। लेकिन जब 10-12-15 दिन निकल गए, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, पुलिस की जो तफ्तीश थी ये भी ठंडी पड़ चुकी थी, तो ये दोनों बिंदास हो गए थे कि अब हमें पकड़ने वाला कौन, अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगर अभी तक कुछ पुलिस को करना होता या उनके ऊपर शक पुलिस का होता तो अभी तक तो पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी होती, न जाने कितनी बार थाने में उनको बुला लिया गया होता या पुलिस उनके घर आ चुकी होती। अब ये इतना बिंदास हो चुके थे, बिल्कुल फ्री हो चुके थे कि बस अब तो हमें पकड़ने वाला कोई है ही नहीं है। और जो निशा है उसने एक तरीके से अपना सुहाग कक्ष या अपना शयन कक्ष विकास के कमरे को ही बना लिया था। तो निशा अपना जो बैग है वो विकास के कमरे में रख देती थी कि यहीं सब कुछ करेंगे, यहीं गोली वोली खा खुआ के, और फिर उसके बाद चाहे तो यहीं सो जाऊंगी या अपने बच्चों के पास जाके वहाँ सो जाया करूँगी। तो ये बिंदास तो थे ही से, या पकड़ने वाला कौन। लेकिन जो इनकी ये लापरवाही थी
इसी के चलते इन दोनों का पर्दाफाश हुआ। अगर ये लेडीज़ बैग निशा अपने कमरे में ही रखती और अगर विकास उस चेक वाली शर्ट को कहीं फेंक देता और ये सारा काम करने के बाद जो इनके भरे हुए निरोध के जो कारतूस हैं उसे लपेट ये डेली के डेली कहीं बाहर दूर फेंक के आते, तो पुलिस शायद इस मामले का कभी खुलासा कर भी नहीं पाती। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।